Hello everyone. Welcome back to your channel Educare Academy by Mandeep मैम। आज मैं आप लोगों के लिए PYQ का पार्ट 3 लेकर आई हूँ और डेट है 6/9/2021। शुरू करते हैं क्वेश्चंस बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि नो बक बक ओनली फैक्ट्स झटपट। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर। निम्नलिखित में से कौन भारत में लोहा और इस्पात उत्पादक क्षेत्र नहीं है? हमने बताना है नहीं है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो लोहा और इस्पात उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो आंसर इज ए, कानपुर। क्योंकि कानपुर क्या है? चमड़ा व कपड़ा उत्पादक क्षेत्र, ठीक है ना। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये क्या है? लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। जो भिलाई है वो छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला है जो वो है उड़ीसा में, और दुर्गापुर है वो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, भारत में उत्तर पूर्व मानसून में डैश शामिल होता है? उत्तर पूर्व मानसून में, उत्तर और पूर्व मानसून में क्या शामिल होता है? ऑप्शन नंबर डी, गर्म मौसम। उत्तर पूर्व मानसून में क्या शामिल होता है? गर्म मौसम शामिल होता है। शुष्क हवाएं चलती हैं। क्या चलती हैं? शुष्क हवाएं। और ये जो हवाएं हैं ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेकर तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। ठीक है दोस्तों, बारिश का मौसम कब आता है? जब दक्षिण पश्चिम जो मानसून आती है तब बारिश का मौसम शुरू होता है। कब होता है? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम जो मानसून होती है आती है तब बारिश आती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल एक वाणिज्यिक फसल के रूप में उगाया जाता है? वाणिज्यिक यानी कमर्शियल क्रॉप। कौन से राज्य में चावल को कमर्शियल क्रॉप की तरह उगाया जाता है? आंसर इज डी, हरियाणा एंड पंजाब। हरियाणा और पंजाब में चावल को कमर्शियल क्रॉप की तरह उगाया जाता है। और चावल उगाने के लिए तापमान कितना चाहिए होता है? 24 डिग्री सेल्सियस तक का औसत तापमान होना चाहिए। ठीक है, और 150 सेंटीमीटर तक की वार्षिक जो वर्षा है वो होनी चाहिए। और सॉइल कैसी होती है? लोमी सॉइल होती है, यानी दोमट मिट्टी। ठीक है ना। और चावल कौन सी फसल है? चावल इज अ ट्रॉपिकल फसल, यानी उष्णकटिबंधीय फसल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है? कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है? तो दोस्तों आंसर है 1, 2, 3, तीनों ही दर्रे हैं जो ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। मुलिंगला पास, मंगशाधुरा पास, लिपुलेख पास। ठीक है, ये तीनों ही जो दर्रे हैं, पासेस हैं, ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित मापने के पैमानों में से कौन सा भूकंप की तीव्रता तथा गंभीरता को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल होता है? मर्केली स्केल, सैफिर सिम्पसन स्केल। तो आंसर आएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केवल 1। जो मर्केली स्केल है वो भूकंप की तीव्रता और गंभीरता को निर्धारित करने के लिए यूज होता है। और ये जो है सैफिर सिम्पसन स्केल, वो हरिकेन्स जो तूफान होते हैं उनकी विंड और स्पीड को मेजर करता है। ठीक है, और मेर्केली स्केल भूकंप में इंटेंसिटी और डेप्थ इनको स्केल करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शुष्क कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शुष्क कृषि यानी ड्राई एग्रीकल्चर। तो क्या चीज सही है, कौन सा कथन सही है? देखते हैं। एग्रीकल्चर के लिए 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों की खेती, इस खेती में मक्का और बाजरा जैसे अनाज उगाए जाते हैं। शुष्क कृषि यानी ड्राई एग्रीकल्चर क्षेत्र मृदा अपरदन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। पॉइंट 2 और 3 सही है, क्योंकि जो ड्राई एग्रीकल्चर होता है उसके अंदर कितनी वर्षा होती है?
75 सेंटीमीटर से कम। यहाँ पे कितना मेजर किया है 100, तो नहीं 75 सेंटीमीटर से कम होती है। और शुष्क कृषि के अंदर यानी ड्राई एग्रीकल्चर के अंदर कौन से अनाज आते हैं, मोटे अनाज लाइक मक्का, बाजरा एक्सेट्रा जैसे फसलें बोई जाती हैं। और शुष्क कृषि यानी ड्राई एग्रीकल्चर क्षेत्र सूखे से प्रभावित होता है। ओके, और बहुत ही लिमिटेड मात्रा में पोषक तत्व होते हैं और मृदा अपरदन होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे के किस किनारे की लंबाई सबसे लंबी है? कौन से गलियारे में सबसे लंबी किनारे की लंबाई है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता एंड चेन्नई। कितनी है इसकी? 1684 किलोमीटर्स। और दिल्ली से कोलकाता की भी बता देती हूँ, दिल्ली से कोलकाता की है 1453 किलोमीटर्स। दिल्ली से मुंबई की है दोस्तों 1419 किलोमीटर्स। और मुंबई से चेन्नई की है 1290 किलोमीटर्स। ये स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाते हैं, ये चारों आपस में कोरिलेटेड करते हैं। ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है, इस स्कीम का जो फाउंडेशन था वो किसने किया था? वो किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है, कब किया था? 1919। और इसका जो वर्क स्टार्ट हुआ था, इसका कार्य स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था 2001 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में फीचर फिल्मों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? फीचर फिल्म्स क्या होती है, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ। फीचर फिल्म्स वो होती है जो 60 मिनट्स या उससे ज़्यादा टाइम के लिए चलती हैं, उनको क्या कहते हैं? फीचर फिल्म। तो ये सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? अपना प्यारा भारत यानी इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हुए, विश्व में जौ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कौन है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक देश जो सबसे ज्यादा जौ उगाता है? विच इज रूस। ऑप्शन नंबर सी। जौ कहाँ उगती है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया होगा, उसके बाद कनाडा, देन तुर्की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रिफिथ टेलर के असहजता के पैमाने को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। 55 डिग्री फ़ारेनहाइट 60 डिग्री फ़ारेनहाइट का प्रतिनिधित्व करता है। 55 डिग्री टू 60 डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या प्रतिनिधित्व करता है? कौन प्रतिनिधित्व करता है उसका? तो आंसर इज बी, बहुत मुश्किल से असुविधाजनक। डिस्कम्फर्ट स्केल कहती हैं इसको, जिसके अंदर 6 श्रेणियां दी गई हैं। और जो 55 से 60 डिग्री तक है वो आता है बहुत मुश्किल से असुविधाजनक यानी वेरी रेयरली अनकंफर्टेबल। और ये 6 श्रेणियों में तीसरी श्रेणी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में डैश को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन के केंद्र में गृह मंत्रालय ही बुनियादी मंत्रालय है। कौन सा ऐसा प्राकृतिक आपदा है जो गृह मंत्रालय के बुनियादी मंत्रालय में नहीं आता? ये भी बोल सकते हैं। आंसर इज सी, क्योंकि सूखा किसके अंदर आता है? वो आता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, महासागरों में लवणता के अक्षांशीय विस्तारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्चतम लवणता भूमध्य रेखा में दर्ज की गई है, या उत्तरी गोलार्ध के महासागरों की लवणता दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक है? तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी। ना तो ये दोनों ही कथन गलत है, क्योंकि भूमध्य रेखा के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है, समुद्र का जो जल होता है उसमें वर्षा के जो जल का मिश्रण होता है उसके कारण क्या होता है, उसकी लवणता की मात्रा कम हो जाती है। और जो उच्चतम लवणता पाई जाती है वो पाई जाती है 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के निकट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मानव विकास सूचकांक HDI मानव विकास के 3 बुनियादी घटकों का एक सम्मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा वह घटक नहीं है? जीवन स्तर या ज्ञान? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। दोनों ही नहीं है इसके घटक। 3 मेन घटक है इसके, वो है पहला दीर्घ तथा स्वास्थ्य जीवन,
दूसरा है शिक्षा और थर्ड है जीवन निर्वाह स्तर। ये है इसके बुनियादी घटकों का सम्मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 14, सुनामी द्वारा जो अधिकतम क्षैतिज दूरी पहुंचती है उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अधिकतम क्षैतिज दूरी पहुंचती है सबसे ज्यादा, उसको क्या कहा जाता है? इनअंडेशन। सुनामी के कारण क्या होता है इनअंडेशन में कि जो सुनामी के कारण जो तटीय समुद्री स्तर होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। वृद्धि से क्या होता है? लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? इनअंडेशन। क्वेश्चन नंबर 15, वेबर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में उद्योग का प्रयुक्त स्थान स्थानीय कच्चे माल के स्रोतों के निकट होगा? यदि किसी उद्योग का भौतिक सूचकांक 1 से अधिक है, यदि किसी उद्योग की भौतिक सूचकांक 0 के बराबर है। वेबर के अकॉर्डिंग बताना है कि औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के अकॉर्डिंगली किस स्थिति में उद्योग का जो उपयुक्त स्थान है कच्चे माल के स्रोत के निकट होगा। तो आंसर इज 1, यानी ऑप्शन नंबर बी, यदि किसी उद्योग की भौतिक सूचकांक 1 से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है सबसे ज्यादा अधिक पॉपुलेशन वाला, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन वाला राज्य? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य देखा गया, माना गया उसको। उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 17, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के जनसंख्या घनत्व की गणना की जाती है। पोषण घनत्व को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। पोषण घनत्व को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? जब जनसंख्या घनत्व की गणना की जाती है तब। तो ऑप्शन नंबर सी, कुल जनसंख्या और कुल खेती योग्य भूमि। क्वेश्चन नंबर 18, नदी बहिर्वाह का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? नील नदी भूमध्य सागर, अमेज़न नदी अटलांटिक महासागर या सिंधु बंगाल की खाड़ी। तो ऑप्शन आएगा बी, फर्स्ट और सेकंड युग्म बिल्कुल सही है। नील नदी भूमध्य सागर और अमेज़न एंडीज पर्वतमाला से निकलकर ईस्ट की ओर प्रवाहित होकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। और सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र बंगाल की खाड़ी नहीं है, वो है कैलाश पर्वत श्रेणी में बखर चूक के निकट एक हिमनद से निकलकर अरब सागर में गिरती है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 19, कोसी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? कोसी किसकी सहायक नदी है? आंसर इज गंगा। कोसी गंगा की सहायक नदी है और ये गंगा के बाएं तट पर मिलती है। और कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है और इसका स्रोत क्या है? तिब्बत का, तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आर्कियन चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 हिस्से को कवर करती है। निम्नलिखित में से कौन आर्कियन चट्टान का एक प्रकार है? आर्कियन रॉक की बात कर रहे हैं। आंसर आएगा हमारा सी, बंगाल नाइस और नीलगिरी नाइस, दोनों ही टाइप है आर्कियन रॉक्स का। और ये जो चट्टानें हैं ये दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में राजस्थान तक प्रायद्वीपीय भारत को लगभग 2/3 क्षेत्र में फैलाती है। ठीक है ना? जो आर्कियन रॉक है वो बंगाल नाइस और नीलगिरी नाइस को सम्मिलित करती है और दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में राजस्थान तक 2/3 क्षेत्र में फैली है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक प्लीज 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 like and subscribe my channel Educare Academy by Mandeep ma'am, and thank you.